ऑल ऑफ यू। तो अभी तक हम लोग जो हमारा एयर प्रेशर वाला जो टॉपिक पढ़ रहे थे ना, कि हम लोगों ने क्या स्टार्ट कर रखा था अपना एयर प्रेशर। एयर प्रेशर में हमने सातों की सातों जितनी भी बेल्ट थी हमारी, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। देखिए अब हम जो बात करेंगे कि हमने एक दो बीच में टर्म यूज़ किए थे। जैसे एक जगह हमने बात की थी कोरियोलिस बल की, ठीक। एक जो नाम लिया था हमने, कौन सा लिया था हमने, फेरल का नियम, फेरल का नियम, ठीक। दो चीज हो गई। तीसरा एक और लिया था हमने, वो था हमारा बायस बेलेट का सिद्धांत। ये तीनों टर्म हमने पहले वाली क्लास में हमारी में यूज लिए थे। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज क्या क्या है। देखिए कोरियोलिस प्रभाव क्या क्या है। हम लोगों ने बात करी थी कि ध्रुवों के ऊपर तो कोरियोलिस फोर्स अधिक होता है और भूमध्य रेखा के ऊपर कोरियोलिस फोर्स कम होता है, ये था। तो ये 0 डिग्री पे तो कोरियोलिस बल कम होता है और ध्रुवों पर ये अधिक होता है। तो देखिए एक विद्वान हुए हमारे, फ्रेंच विद्वान थे कोरियोलिस महोदय। इन्होंने बताया कि जो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ऐसे घूम रही है, पूर्व से पश्चिम दिशा में घूम रही है। और जब ये घूमती है तो पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी वस्तुओं का विक्षेपण होता है। मतलब वो अपने स्थान पर ही रहती हैं लेकिन दूसरे स्थान पर एक तरीके से उनका बदलाव या खिसकाव हो जाता है। देखिए कोरियोलिस बल क्या था। कोरियोलिस बल वो है जब हमारी पृथ्वी घूमती है। आप देखिए, आपने एक गोल चीज़ ली, कोई भी गोल सामान लिया, बॉल ही ले ली, ठीक है। आपने उस बॉल को घुमाया पश्चिम से पूर्व की ओर और उस बॉल के ऊपर एक चीज़ को रखा, एक चीज़ चिपका दी, ठीक। आपने मान लीजिए एक बॉल ली, उसके ऊपर एक स्टिकर चिपकाया और उसके बाद उसको घुमा रहे हैं। अब जब आपने उसको घुमाया है तो वो जो स्टिकर है वो पहले जब आपको ऊपर दिखाई दे रहा था, अब आपने उसको घुमा दिया तो वो दूसरी तरफ दिखाई देने लग गया। वस्तु है वहीं की वहीं लेकिन उसका स्थान परिवर्तित हो गया ना, ठीक। तो ये था हमारा कोरियोलिस प्रभाव। इसी के अनुसार हमारे अक्षांशों तथा जो कोरियोलिस प्रभाव होता है उसके मध्य समानुपाती संबंध पाया जाता है। अर्थात हम देखें कि विषुवत रेखीय भागों पर तो ये न्यूनतम होता है और ध्रुवीय भागों पर ये अधिकतम होता है। क्या, कोरियोलिस प्रभाव। अब फेरल का नियम देखिए। कोरियोलिस प्रभाव समझ में आया कि पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो उस घूर्णन के साथ साथ क्या होता है, वस्तुओं का निक्षेपण भी होता है। फेरल के नियम की हम बात करें, ठीक। फेरल का नियम अगर देखें तो एक अमेरिकी विज्ञानी हुए फेरल, उन्होंने बताया कि जो ये कोरियोलिस प्रभाव होता है, इस कोरियोलिस प्रभाव के कारण हमारी जितनी भी पृथ्वी के ऊपर हवाएं चलती हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक। तो फेरल का नियम कहता है कि जो ये कोरियोलिस प्रभाव होता है, इस प्रभाव के द्वारा, इस प्रभाव के कारण ही हवाएं जो होती हैं वो उत्तरी गोलार्ध में, तो हमारे जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें हमारे दाईं तरफ मतलब इधर की साइड स्थापित हो जाती हैं और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसके अंदर बाईं तरफ। मान लीजिए कि कोई पवन जो है वो इधर गई तो यहाँ जाने के बाद वो इधर विस्थापित हो जाएगी और इधर आके जैसे मान लीजिए दक्षिण में आई तो वो इधर स्थापित हो जाएगी। मतलब उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती हैं। इतनी चीज़ क्लियर हुई। कोरियोलिस प्रभाव समझ में आया। उसी कोरियोलिस प्रभाव के कारण क्या होता है, हमारी जितनी भी हवाएं होती है उनका उत्तरी गोलार्ध में, तो जो हमारी बात करें कि उत्तरी गोलार्ध में तो कैसे दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर निक्षेपित हो जाती हैं। अब तीसरा जो सिद्धांत हमारा आता है बायस बेलेट का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमारा वायुदाब केंद्रों, वायुदाब के बारे में अब आप लोग जानते हैं, वायुदाब केंद्रों से संबंधित होता है ये बल। कैसे, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जैसे उत्तरी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक। उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब केंद्र पवन की दिशा के दाईं ओर और न्यून वायुदाब केंद्र के बाईं ओर होता है।
इसमें क्या बताया बायस बैलेट में कि इसमें वायुदाब केंद्र स्थापित होंगे। देखो तीनों नियम एक दूसरे से कनेक्टेड है। कोरियोलिस प्रभाव हमने बात कर ली, पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। अब फेरल का नियम कोरियोलिस प्रभाव से ही तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ स्थापित हो रहा था। ठीक, अब देखिए जो बायस बैलेट है इसमें क्या हुआ कि जो ये हमारा वायुदाब केंद्र बनेंगे, ये केंद्र उच्च वायु, जैसे मान लीजिए कि ये पवन है, कोई एक पवन है, पवन के, जैसे मान लीजिए बात करें कि पवन की दिशा के दाईं ओर, मतलब इस तरफ तो क्या होगा हमारा उच्च वायुदाब बनेगा, और पवन के दाईं ओर अगर बात करें तो हमारा निम्न वायुदाब केंद्र बनेगा। ये था हमारा बायस बैलेट का सिद्धांत। और बात करें कि दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत कंडीशन हो जाएगी कि दाईं तरफ तो क्या होगा निम्न केंद्र बनेगा, और दाईं तरफ जो हमारा उच्च केंद्र है वो हमें दिखाई देगा। इसके कारण ही वायु की दिशा की जानकारी हमें मिलती है। इन्हीं के आधार पर हम वायु की दिशा की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। देखिए अब भारतीय जो मानसून है, भारतीय मानसून पर भी इन पेटियों के खिसकाव का प्रभाव पड़ता है। कि भारतीय मानसून को तो आप लोग जानते होंगे ना कि हमारे यहाँ जब मानसून आता है तो उसमें भी पेटियों का खिसकाव होता है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब हम कुछ पवनों की बात करेंगे। ठीक, एक दो पवने हैं, उन पवनों के बारे में हम इसमें देखेंगे। देखिए ये पवने, पवने पवनों में अगर बात करें तो कुछ स्थायी पवन होती है और कुछ अस्थायी पवनें होती हैं। कुछ कैसी होती हैं स्थायी, और कुछ होती हैं हमारी अस्थायी। अस्थायी पवनों की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम बात करेंगे स्थायी पवनों की। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर हुई। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पवनें होती क्या हैं। ये जो पवनें होती हैं ये पवनें क्या हैं। देखिए पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर क्षैतिज के समांतर, अभी देखना समझेंगे हम इसको तो समझ में आएगा। क्षैतिज के समानांतर, क्षैतिज के समानांतर वायु के संचलन को, वायु के संचलन को पवन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर क्षैतिज के समानांतर वायु के संचलन को पवन कहते हैं। देखिए ये पृथ्वी की हमारी सतह है, इसके ऊपर क्षैतिज, क्षैतिज मतलब ये बिछा हुआ भाग, इसके समानांतर जब वायु का संचलन हो, जो हमारी वायु है उसका संचलन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। चीज़ क्लियर हुई। अब पवन के ऊपर भी दो बल काम करते हैं। देखिए पवनें कैसे चलेंगी, इस पे दो बल होते हैं, एक तो दाब प्रवणता बल और एक है हमारा घर्षण बल। ठीक, दाब प्रवणता बल और घर्षण बल, दो चीजें थी। अब देखिए हम दोनों बलों के बारे में बात करते हैं जो पवनों के संचलन और निक्षेपण के लिए उत्तरदायी बल माने जाते हैं। दाब प्रवणता बल की बात करें तो दाब प्रवणता बल मतलब कि कोई भी पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के मध्य की अंतर को हम क्या कहते हैं, दाब प्रवणता बल कहते हैं। दाब प्रवणता बल क्या कहलाता है, जो उच्च वायुदाब है और निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के जो बीच का जो अंतर है उसको हम क्या कहते हैं, दाब प्रवणता बल कहते हैं। देखिए हमने पहले भी बात करी थी कि जो हवाएं होती हैं, जो पवनें होती हैं, वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है और इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसको हम दाब प्रवणता बल कहते हैं। अब देखिए जो ये घर्षण बल कैसे काम करेगा। घर्षण बल में हम लोगों ने वहाँ बात की थी, घर्षण बल की अपघर्षण के नाम से हमने पढ़ा था। घर्षण बल होता है कि दाब प्रवण बल के ये विपरीत दिशा में काम करता है। जैसे
कि न्यून वायु दाब से उच्च वायु दाब की ओर प्रभावी होता है। घर्षण बल क्या होता है? जब आपस में कोई चीज़ रगड़ खाती है तो उसको हम घर्षण कहते हैं। और घर्षण जब होगा तो न्यून वायु दाब से उच्च वायु दाब की ओर वो प्रभावी होता हुआ चलेगा। जैसे अब देखिए कि समवायु दाब रेखाएं होती है हमारी, आइसोबार्स होती हैं, उनके समकोण पर ये कार्य करता है। स्थल भागों पर आप लोग भी कॉमन सेंस की बात है कि घर्षण बल कहाँ अधिक होगा? घर्षण बल स्थल भाग पर सबसे अधिक होगा। समुद्री जो सागरीय जो भाग है, सागरीय भागों पर ये कम प्रभावी होता है। तो पवनों के लिए हमने दो बल की बात की, एक की दाब प्रवणता बल और एक है घर्षण बल। ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई। अब हम बात करेंगे हमारी जो ये पवने हैं उनके बारे में। अब पूरे वर्ल्ड की लेवल की अगर बात करें तो हमारे जो पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो 3 पवने चलती हैं, स्थायी पवने और अस्थायी पवने, और कुछ जो होती हैं हमारी स्थानीय पवने होती हैं। ठीक, जो स्थायी पवने होती हैं, कुछ अस्थायी पवने होती हैं, और इसके अस्थायी के अंदर भी कुछ समसामयिक होती हैं और कुछ असमसामयिक होती हैं। और फिर आती है हमारी कौन सी, जो हमारी जो एक तरीके से हर जगह पर, जैसे हमारे राजस्थान में लू चलती है, भारत में लू के नाम से जानते हैं, तो ये भी हमारी स्थानीय पवनों के रूप में जानी जाती है। अब देखिए, अब हम एक एक पहले तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, जो हमारे ग्लोब पे जो स्थायी पवने हैं जो चलती हैं उनके बारे में। देखिए, ये है आपकी भूमध्य रेखा 0 डिग्री। ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखिए, यहाँ क्या है, टेम्परेचर अधिक है, तो आप लोग कॉमन सेंस से आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर वायु दाब कैसा होगा, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक, फिर देखिए ये जो क्षेत्र है हमारा कौन सा, इधर तक हम जाएंगे इसमें। देखिए, आप लोग जो जितना भी आप लोग पढ़ रहे हैं ना, वो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और जो ये एक दूसरे से जुड़ी हुई जो पवने हैं ना, इनके बारे में आप जैसे मान लीजिए जो पवनों के बारे में पढ़ रहे हैं तो उससे पहले हम ये चीज़ें देख चुके हैं कि टेम्परेचर कहाँ अधिक है, कहाँ लो प्रेशर है, कहाँ हाई प्रेशर है, ये बेल्ट देख चुके हैं हम। तो आप लोगों को उन्हीं चीज़ों को वापस दिमाग में ला के और सोचना है। अब देखिए, ये विषुवत-रेखीय क्षेत्र हो गया 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में। अब देखिए, ये क्या है, न्यून वायुदाब का क्षेत्र होता है हमारा, न्यून वायुदाब का क्षेत्र है। अब इस न्यून वायुदाब के क्षेत्र के कारण इसको प्रशांत मंडल भी कहा था हमने, शांत पेटी भी कहा था, डोलड्रम क्षेत्र भी कहा था, क्योंकि यहाँ पर जो क्षैतिज पर हवाएं नहीं चलती है, सिर्फ संवहनीय ही धाराएं चलती हैं। ये बातें हम सारी पहले कर चुके हैं। ठीक, अब हमने बात करनी है कि ITCZ, ITCZ मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। ठीक, देखिए इसको ना हम बहुत ही बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है, मान लीजिए आपका 30 से 35 डिग्री के बीच में। ठीक, इतनी चीज हुई। अब यहाँ पर हमने बात करी थी टेम्परेचर कम था तो प्रेशर क्या था, हाई प्रेशर था। अब आप मुझे बताएंगे कि हाई पवने कैसे चल रही थी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। यहाँ भी हाई प्रेशर है तो यहाँ भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवने हमारी चलती हुई आएंगी। ये चीज़ हम देख चुके हैं। अब हम बात करें इसके अंदर, अब हम वो वाला रूल अप्लाई करेंगे फ्लोन महोदय का, जो पूर्व के जो उत्तरी गोलार्ध में जो हमारे दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ स्थापित होते हैं। अब देखिए, जो हाई प्रेशर क्योंकि यहाँ है तो पवने जो चलेंगी वो ऐसे चलेंगी इसके अंदर, और ये क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर है तो यहाँ से पवने ऐसे चलना शुरू होंगे। ये जो पवने होती हैं ये हमारी व्यापारिक पवने कहलाती हैं।
देखो समझते हुए चलना एक एक चीज़ को। 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में हमने बात की थी भूमध्य रेखा है, जहाँ टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर लो प्रेशर होगा, मतलब न्यून वायुदाब, न्यून, और यहाँ पर उच्च वायुदाब। और हवाओं की पवनों की अगर हमने बात करें तो पवनों की हमने बात की थी कि वो हमेशा उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की तरफ चलेंगी, तो मतलब यहाँ से हवाएं इधर चलेंगी, यहाँ चली, ठीक, ऐसे आ गई। अब जो दोनों पवनी जहाँ आकर मिली तो इस वाले क्षेत्र को हमने क्या कह दिया, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। मतलब जहाँ पर दोनों व्यापारिक पवनें आकर मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं, ITCZ कहते हैं। ये थी हमारी व्यापारिक पवनें। ठीक, आज देखिए हम व्यापारिक पवनों का ही जिक्र करेंगे। आज व्यापारिक पवनों में हमने बात करी थी कि क्या, ITCZ की। अब क्या होता है कि इसमें भी खिसकाव होता है। जब सूर्य यहाँ है, आपको ना दिमाग की सारी बत्तियां खोल के रखनी है, आपको सारे टॉपिक्स कनेक्ट करने हैं। यह सन था, ये हमारी पृथ्वी के ऊपर यहाँ सन की रेज पड़ रही है। अब जब वो 23.5 डिग्री पर जाएगा तो 23.5 डिग्री से जाने से पहले वो यहाँ भी तो आएगा। तो जब ये पूरी पेटी जो ITCZ है ये उत्तर में इसका खिसकाव हो जाएगा। सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन होने पर उत्तरी और दक्षिण की ओर ये खिसकता है, और खिसकने के कारण क्या होता है, इसके अंदर जो भारतीय मॉनसून होता है वो महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होगा। ठीक, हम इसमें मॉनसून की बात आगे करेंगे। अभी तक आपकी व्यापारिक पवनें आपकी क्लियर हुई। व्यापारिक पवनें क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्हीं पवनों के आधार पर हम व्यापार करते थे, इसलिए इन पवनों को व्यापारिक पवनें कहते हैं। अब देखिए यहाँ क्योंकि उच्च वायुदाब है तो मतलब यहाँ टेम्परेचर क्या है, कम है, तो यहाँ से ये पवनें इधर आई हैं। ठीक, इधर से ये पवनें जो हैं इधर आई, तो जो यहाँ वाला जो पानी था, जो जल है, मान लीजिए कौन सा समुद्री भाग में, तो यहाँ से, या फिर आप लोग सिंपल समझिए इसको कि यहाँ टेम्परेचर कम था, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है। जब ये पवनें सारी इधर आके मिल रही हैं तो इस वाले क्षेत्र का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इसका बढ़ा देंगी। इतनी चीज़ क्लियर हुई कि व्यापारिक पवनें किस प्रकार से चलती हैं और कैसे कैसे वो हमारे भारत के अंदर और भाई जो अन्य देश हैं उनके अंदर कैसे कैसे प्रवेश करेंगे, उन सब के बारे में हम बाद में देखेंगे जब हम मॉनसून का जिक्र करेंगे। ठीक, व्यापारिक पवनों की अगर बात करें तो व्यापारिक पवनें वर्ल्ड में देखें तो वर्ल्ड के अंदर बात करें तो अफ्रीका का भाग थोड़ा सा, ठीक, यूरोप का भाग थोड़ा सा, उसके अलावा जो अफ्रीका के पास एक 16,000 किलोमीटर की एक पट्टी के रूप में ये बना हुआ है। ठीक, अब देखिए कि अब इसके अंदर हम लोगों की 2 पवनें बच गई हैं। एक यहाँ पर आएंगी, कौन सी, पछुआ पवनें, और एक यहाँ आएंगी ऊपर ध्रुवीय पवनें। ठीक, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक हमने बात की व्यापारिक पवनों की, तो व्यापारिक पवनों में अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है, बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।